हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अवलोकन पद्धति के गुण और महत्व के बारे में। तो अवलोकन जो पद्धति है, चूँकि ये सामाजिक अनुसंधान में यूज़ की जाती है, तो एक अनुसंधान में अवलोकन का क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है कि अवलोकन एक ऐसी पद्धति है जिससे नई परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अवलोकन कर रहा होता है, मतलब किसी भी चीज़ को देख रहा होता है, जब वो सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज़ का अवलोकन करता है, तो उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो उसकी जो अंतर्दृष्टि होती है, मतलब उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो ब्रॉड हो जाती है। तो इससे उसे नई नई परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है या लोगों से बातचीत करता है, तो उसका नज़रिया बड़ा होने लगता है। तो इससे उसे एक अंतर्दृष्टि मिलती है चीज़ों को अलग अलग ढंग से देखने की। तो इससे वो इस चीज़ में एबल हो जाता है कि वो नई नई परिकल्पनाएं बना सके। दूसरे नंबर पे आता है, अन्य परिविधियों की तुलना में अवलोकन बहुत सरल पद्धति है। जैसे कि दूसरी परिविधियां हैं, उनको देखते हुए अवलोकन एक बहुत ही साधारण सी पद्धति है, मतलब एक सरल पद्धति है जिसे कि आसानी से कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है। अगर उसका उद्देश्य क्लियर है, उसके पास कोई टॉपिक है, तो कोई भी व्यक्ति एक बेहतर तरीके से, यानी वैज्ञानिक तरीके से अवलोकन कर सकता है। थर्ड नंबर पे आता है कि घटनाएं जिस रूप से घटित होती हैं अवलोकन में, उसी रूप में अध्ययन होता है, इसलिए ये एक विश्वसनीय पद्धति है। हम अवलोकन को एक विश्वसनीय पद्धति के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई जो अध्ययन करता है, अगर वो पक्षपात की भावना नहीं रखता, तब वह चीज़ों का स्वाभाविक रूप से अध्ययन कर सकता है। यानी कि जैसी वो नेचर में है, वो उन्हें उसी तरीके से देख सकता है। और जब चीज़ों का अध्ययन निष्पक्ष तौर पर किया जाता है, निष्पक्ष होकर किया जाता है, तब जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक हो जाता है। अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक बन जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है, अवलोकन में सत्यापन का गुण है। इसके द्वारा संकलित तथ्यों की किसी भी समय परीक्षा की जा सकती है। यानी कि अवलोकन के जरिए जितने भी फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, उनसे जिन सिद्धांतों का निर्माण होता है, हम उन सिद्धांतों को कभी भी दोबारा से जांच सकते हैं। यानी कि अवलोकन में ये वाला तथ्य निहित रहता है कि जो भी उसके ज़रिए सिद्धांत बने हैं या उसके ज़रिए जो भी रिसर्च हुई है, उसकी दोबारा से परीक्षा की जा सकती है, ये देखने के लिए कि वो जो सिद्धांत है या वो रिसर्च है कितनी वैलिड है। ये देखने के लिए उसका दोबारा से सत्यापन किया जा सकता है। तो अवलोकन एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक होती है, और इसके द्वारा इकट्ठे किए गए तथ्यों की जांच जा सकती है। फिफ्थ नंबर पे आता है, अवलोकन का उपयोग सर्वव्यापी है, चाहे अध्ययन गुणात्मक हो, परिमाणात्मक हो या प्रयोगात्मक हो। हर तरह के जो अध्ययन होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक, उनमें अवलोकन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना किसी चीज़ को ध्यान से देखे हुए, बिना ध्यान से उसकी परीक्षा किए हुए, बिना निरीक्षण के हम किसी भी फैक्ट को सही ढंग से देख नहीं सकते। तो कोई भी अध्ययन जब डीपली किया जाता है, उसको ध्यान से देखा जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, तभी हम एक बेहतर और वैज्ञानिक अध्ययन कर पाते हैं। तो किस क्षेत्र कोई भी हो, हर जगह अवलोकन का यूज़ होता है। और चाहे हम गुणात्मक अध्ययन कर रहे हों, परिमाणात्मक और प्रयोगात्मक, किसी भी तरह का अध्ययन हो, सब जगह अवलोकन का यूज़ होता है। 6 नंबर पे आता है कि अवलोकन के जरिए तथ्यों का सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जा सकता है, जो दूसरी परिविधियों से संभव नहीं है। यानी कि एक अच्छा अध्ययनकर्ता जो होता है, जब वो व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है, तो वो तथ्यों को बहुत सूक्ष्म तरीके से देखता है। यानी कि जो सत्य छिपा हुआ है किसी भी घटना में या किसी भी चीज़ में, उसे देखने की वो कोशिश करता है। तो अवलोकन अगर बेहतर ढंग से किया जाए, तो उसके ज़रिए एक गहन अध्ययन किया जा सकता है, वो फैक्ट को बाहर निकाल कर लाया जा सकता है, जो कि एक नॉर्मल अध्ययन से संभव नहीं है।
तो अगर देखा जाए तो अवलोकन पद्धति आसान और जो दूसरी पद्धतियाँ हैं सामाजिक अनुसंधान की, उनसे ज़्यादा वैलिड और आसान पद्धति है। उन अवलोकन के जैसा अध्ययन दूसरी पद्धतियों के द्वारा संभव नहीं है। अब पढ़ते हैं अवलोकन के दोष और उसकी सीमाओं के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आता है पक्षपात की समस्या। तो कई बार क्या होता है कि अवलोकनकर्ता तथ्यों को उनके सही रूप में ना देखकर उन्हें अपने निजी दृष्टिकोण से देख लेता है, जिससे कि अवलोकन में पक्षपात की भावना शामिल हो जाती है। तो इससे जो अध्ययन होता है वो वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाता, क्योंकि अध्ययनकर्ता उसमें वो सब चीज़ें डाल देता है जो कि उसने पहले से सोची हुई थी, या वो जो कि अध्ययन से पूरी तरीके से अलग थी। तो इसलिए जिन तथ्यों को पक्षपात रहित होकर देखा जाता है, यानी कि अध्ययनकर्ता अपने विचार उसमें शामिल नहीं करता, वही जो अध्ययन होते हैं वही वस्तुनिष्ठ बन पाते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि इसमें पक्षपात आ जाता है, क्योंकि कोई अध्ययनकर्ता बहुत कम ही वैज्ञानिक तौर पर या वस्तुनिष्ठ तौर पर अध्ययन कर पाता है। सेकंड नंबर पे आता है कि सामाजिक घटनाएं जितने आकस्मिक रूप से घटित होती हैं उसे ठीक समय पर अवलोकन करना संभव नहीं हो पाता। यानी कि जो सामाजिक घटनाओं का जो स्वरूप होता है वो इस तरह का होता है कि उनका पहले से पता नहीं होता कि कब क्या होने वाला है, इसलिए उन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता और ना ही उन्हें दोबारा से अध्ययन के लिए दोबारा से उन्हें रिपीट किया जा सकता है। तो सामाजिक अध्ययन में जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं उन्हें अवलोकन करना मुश्किल होता है, उनका अवलोकन करना। तो कोई घटना कैसे हुई है, उस वक्त अवलोकनकर्ता वहाँ था या नहीं था, तो इस वजह से भी किसी भी चीज़ का वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं हो पाता। तीसरे नंबर पे आता है अवलोकन प्रविधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों को संख्यात्मक और परिमाणात्मक आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवलोकन ज़्यादातर जो उन विषयों में यूज़ किया जाता है जो कि गुणात्मक हों, यानी कि जैसे कि साइकोलॉजी, सोशलॉजी और मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनमें जो थियोरेटिकल ज़्यादा होते हैं। तो एक तरह से अवलोकन का ये सबसे बड़ा दोष है कि इसके जो डेटा इकट्ठा होता है इसके ज़रिए वो संख्या में ना होकर वो गुणात्मक होता है, क्योंकि उसमें इसे ज़्यादातर सामाजिक जो विज्ञान है उनमें यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जब परिमाणात्मक डेटा इकट्ठा करना हो तब अवलोकन पद्धति को यूज़ में नहीं लाया जा सकता। फोर्थ नंबर पे आता है अवलोकनकर्ता कई बार आकर्षक प्रतीत होने वाली घटनाओं का अच्छी तरह से अवलोकन कर लेता है और महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ देता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब अवलोकनकर्ता अध्ययन के लिए जाता है तो वो जो चमकती हुई चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे आकर्षित कर रही हैं, उन्हें देख लेता है और अपना वो ज़्यादा टाइम उसी में लगा देता है। तो जिससे कि उसका ध्यान उन सब चीज़ों से भटक जाता है जो कि तथ्य जिनको का अवलोकन करना था, मतलब जिनको इकट्ठा करना था, जिनको इकट्ठा करने में सावधानी दिखानी थी, वो उनको छोड़ देता है। तो इससे भी जो अवलोकन होता है वो वैज्ञानिक नहीं रह जाता, और जैसे उसने अपना जो महत्वपूर्ण टाइम है वो उसने उन तथ्यों को इकट्ठा करने में लगा दिया होता है जो कि ना तो अध्ययन के हिसाब से और ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के हिसाब से सही होती हैं। तो इससे जो है अवलोकन वैज्ञानिक नहीं रह जाता। फिफ्थ नंबर पे आता है कि अनेक अध्ययनों जैसे व्यक्ति के जीवन इतिहास को समझना, मतलब बहुत सारे अध्ययन ऐसे होते हैं जिनमें हम अवलोकन पद्धति का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि किसी के जीवन इतिहास के बारे में पता लगाना हो कि किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास कैसा रहा है, उसे हम अवलोकन के ज़रिए पता नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें दूसरी पद्धतियों को यूज़ करना पड़ेगा। वही जब हमें देखना हो कि किसी फैमिली में किस तरह की टेंशन है या कोई किसी का दाम्पत्य जीवन किस तरह का चल रहा है और वो एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इन सब तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं व्यक्ति से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, इनका व्यक्तिक मनोवृत्तियाँ, अनैतिक व्यवहार, इनका अध्ययन हम अवलोकन के ज़रिए नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखने के बाद भी हम उन्हें ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे होते, उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति फील कर रहा होता है, उसे बाहरी लोग उसे देख नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों में, इन सभी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम का अध्ययन करने में अवलोकन विधि उपयुक्त नहीं होती। तो ये थी अवलोकन के दोष और सीमाएं, और इससे पहले हम अवलोकन के गुण और महत्व के बारे में पढ़ा। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।